सांझ का समय था। आसमान हल्का सुनहरा हो गया था। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। चारों तरफ एक शांत सा माहौल था। शादी के बाद पहली बार था जब रमेश अपने ससुराल जा रहा था। गांव के अंदर घुसते ही रास्ते के किनारे एक छोटी सी किराने की दुकान पड़ती थी। जैसे ही रमेश दुकान के सामने से गुजरा, अरे ओ रमेश, जरा इधर तो आ बेटा। नमस्ते हरिराम काका, कैसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ बेटा, भगवान की दया से सब चल रहा है। सुना है ससुराल जा रहा है। हमारी कविता तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। तू आज आया है? हाँ काका, थोड़ा काम अटका हुआ था, सोचा पहले निपटा लूं, फिर आराम से आऊं। अब 2 हफ्ते तो यहीं रहूंगा। काका ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, आज जल्दी घर पहुंच जाना। शाम ढल रही है, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना। काका, आप भी ना? शाम हो गई तो क्या हो जाएगा? इतना क्यों डर रहे हो? डर नहीं रहा बेटा, बस यूं ही कह रहा हूं। तू नया है इस गांव में, अंधेरे में रास्ता अच्छा नहीं लगता। रमेश ने बात को ज्यादा तूल नहीं दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रमेश अपनी ससुराल पहुंच गया। घर में सिर्फ कविता, उसके पिताजी और उसका छोटा भाई रहते थे। माँ का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। अरे देखो तो कौन आया है। आओ बेटा रमेश, आओ, कितने दिनों बाद दर्शन दिए। सब ठीक है बाबूजी, ये आपके लिए मछली और थोड़ी सी मिठाई लाया हूँ, रख लीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? चलो अंदर आओ, कपड़े बदलो, मैं अभी पानी और नाश्ता लगाता हूँ। कविता, जरा रसोई में देखो, जमाई आए हैं। रात को जब खाना परोसा गया तो रमेश थाली देखकर दंग रह गया। पीतल की बड़ी थाली में ढेर सारा चावल, दाल, 3 तरह की सब्जी, मछली और मिठाई रखी थी। अरे बाबूजी, इतना सब क्यों बनाया है? मैं तो आधा भी नहीं खा पाऊंगा। कविता, तुमने बताया नहीं इन्हें कि मैं ज्यादा नहीं खाता है? बताया था लेकिन ये माने ही नहीं। जमाई घर आए और कम खाना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? आराम से खाओ बेटा, और चाहिए तो बताना। अरे बाबूजी, पहले ये तो खत्म कर लूं। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे। रमेश ने कविता से कहा, सुनो, कल मैं अपने दोस्त नरेश के घर जाऊंगा, यहीं पास में रहता है। जाना तो ठीक है लेकिन शाम से पहले लौट आना। तुम भी वही बात कर रही हो जो दुकान वाले काका कह रहे थे। आखिर बात क्या है? कविता थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आते समय रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा होगा आपने। ध्यान नहीं दिया, क्यों? गांव वाले कहते हैं उस पेड़ पर कुछ है। रात को वहां से गुजरना ठीक नहीं। ओह, तो ये भूत प्रेत की कहानी है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मजाक मत करो, बचपन से सुनती आ रही हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी लौटने की। अगले दिन रमेश दोस्त के घर गया। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। जब वह लौटने लगा तो सूरज ढल चुका था। रास्ते में वही बरगद का पेड़ खड़ा था। हवा कुछ अजीब सी लग रही थी। रमेश एक पल को रुका। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से लिया। वह पलटा, कोई नहीं। वह तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही कविता बोली, इतनी देर? मैंने कहा था ना जल्दी आना। बस हो गया, अब ज्यादा मत बोलो। पिताजी ने पूछा। सब ठीक तो है बेटा? रास्ते में कुछ हुआ क्या? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे कमरे में चला गया। कविता धीरे से बोली, बाबा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कविता धीरे धीरे कमरे में गई और देखा कि रमेश चुपचाप चारपाई पर बैठा हुआ है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी थकान और खालीपन दिखाई दे रहा था। तुम ठीक तो हो ना? जब से आए हो एक शब्द भी ठीक से नहीं बोले। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप सामने दीवार की तरफ देखता रहा। कविता ने सोचा शायद रमेश बहुत थक गया होगा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर बाबा को खाना लगाने में मदद कर देती हूँ। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा फैल चुका था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ बेटी? जमाई बाबू ठीक तो है ना? आते ही कमरे में चले गए। पता नहीं बाबा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे इतना पैदल चलकर आए हैं, थकान होगी।
तुम चिंता मत करो। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। घर में चारों तरफ शांति फैल गई। आधी रात के करीब अचानक रसोई की तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कविता की नींद खुल गई। उसने देखा चारपाई पर रमेश नहीं था। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमेश, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर आई। बाबा, बाबा उठो ना। क्या हुआ बेटी, इतनी रात को क्यों जगा रही हो? बाबा जरा चलकर देखो, रसोई से अजीब आवाज आ रही है और रमेश भी कमरे में नहीं है। पिताजी तुरंत उठ बैठे। क्या जमाई बाबू कमरे में नहीं हैं? नहीं बाबा, अभी देखा, चारपाई खाली थी। जैसे ही कविता उसके पिताजी रसोई के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई के फर्श पर रमेश बैठा हुआ था। उसके सामने कच्चे मांस के टुकड़े और हड्डियां बिखरी हुई थी। वह बड़ी तेजी से उन टुकड़ों को अपने हाथों से उठाकर खा रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम रमेश? मुझे बहुत भूख लगी है। घर में और कुछ है क्या? ये सब तो मैं खा चुका हूँ। यह सुनते ही कविता के पिताजी डर के मारे पीछे हट गए। तुम दोनों यहीं रुको, कहीं मत जाना। मैं अभी जाकर पंडित धर्मदास बाबा को बुलाकर लाता हूँ। लेकिन बाबा, वो क्या कर पाएंगे? इस समय वही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर कविता के पिताजी तुरंत घर से बाहर निकल गए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। धर्मदास बाबा, जल्दी बाहर आइए, बड़ी मुसीबत आ गई है, आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए हैं? कविता के पिताजी ने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। यह सुनकर धर्मदास बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है वही बरगद वाला प्रेत किसी तरह शरीर में घुस गया है। कुछ ही देर में दोनों वापस घर पहुंच गए। बाबा जल्दी आइए, अंदर से अभी भी अजीब आवाजें आ रही हैं। डरो मत, अब जो होगा यही पता चल जाएगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रसोई के बीचों बीच एक काली डरावनी आकृति खड़ी थी और उसके पास जमीन पर रमेश बेसुध पड़ा हुआ था। कौन है तू? कहां से आया है? इस आदमी के शरीर में क्यों घुसा है? तुझे क्यों बताऊं मैं कौन हूं? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? धर्मदास बाबा ने अपने झोले से राख और कुछ मंत्र पड़ा हुआ पानी निकाला। सुन ले, अभी इसी वक्त इस शरीर को छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। तू मुझे डरा नहीं सकता। मुझे धर्मदास बाबा ने फिर मंत्र पढ़ा और राख फेंकी। अचानक एक तेज चीख गूंजी। अगले ही पल वह काली आकृति हवा में गायब हो गई।